बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज की डेवलपमेंट जो बड़ी है वो तो ये है कि चेयरमैन नैब की तौसी के हवाले से हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया है कि जब तक नए चेयरमैन का तकर्रुर नहीं होगा, मौजूदा जो चेयरमैन हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उन्हें मज़ीद तौसी दी जाएगी। नए चेयरमैन के तकर्रुर के लिए भी अपोजिशन लीडर से राबिता नहीं किया जाएगा, उस पर भी नया कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर अपोजिशन का रद्द अमल किस तरीके का आ सकता है, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अब बातें बहुत ज्यादा गर्दिश करना शुरू कर चुकी हैं। अब तो अयाज सादिक साहब ने भी आज कह दिया कि दिसंबर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आ सकते हैं। इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर का सीढ़ियों से गिरने का मामला, हुकूमत का उस पर रद्द अमल, इस पूरे मंजरामे में बात करेंगे। आगाज करते हैं चेयरमैन नैब के मामले। राना साहब, इंतखाबी इस्लाहात को ले लें या चेयरमैन नैब की तौसी, नैब का कवानीन में तरामीम ले लें या नया तकर्रुर ले लें, हुकूमत ये समझती है कि अपोजिशन के साथ हम मिल बैठ के बात नहीं करेंगे, सदारती ऑर्डिनेंस ही आएगा। अपोजिशन ये समझती है कि अगर आपने तमाम कानून बिलडोज ही करना है तो पार्लियामेंट का फायदा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यासर, अब लड़ाई पहुंच गई है उस मरहले में जिस मरहले में आप कह सकते हैं कि पंजाबी में जिस तरह कहते थे ना, टीम भटास हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाना। अब मामला इस तरह हो चुका है कि अपोजिशन, आपको पता है आज पहली दफ़ा दोबारा से अपोजिशन के आपस में बड़े गहरे राब्ते हुए हैं। आज 6 जमातों के आपस में राब्ते हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी नून लीग राब्ता हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका पीपल्स पार्टी की एक शख्सियत से राब्ता हुआ है, मुस्लिम लीग नून जो है उसका ANP की एक शख्सियत से राब्ता हुआ है। यानी आपस में दोबारा राब्ते शुरू हो गए हैं कि किसी तरीके से आने वाले इंतखाबात के हवाले से, चेयरमैन नैब के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कोई सख्त रद्द अमल दिया जाए। यहाँ तक राब्ते शुरू हो गए हैं कि अगर हुकूमत ऐसे ही करती है तो फिर उसका जवाब जो है दोबारा अदम एतमाद की तहरीक या इस तरह किया जाए कि अवामी तहरीक की सूरत में किया जाए। यानी एक तरफ हुकूमत फैसला कर चुकी है। अच्छा, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो हुकूमती तर्जमानों के मुताबिक, हुकूमती रद्द-ए-अमल के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। उनके मुताबिक कि जनाब हम मियाँ शहबाज शरीफ से क्यों पूछें, मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो मुल्ज़म है, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हो चुके हैं, और जब रेफरेंस फ़ाइल हो चुके होते हैं तो उस वक़्त वो डिक्लेयर हो चुके होते हैं उन अदारों की तरफ से, तो इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप चले जाते हैं, जो अपोजिशन वो किसी सूरत में मौजूदा चेयरमैन नैब को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि तगड़े सियासतदानों पे हाथ पड़ा है। ये पहली दफ़ा हुआ है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तगड़े सियासतदानों पे हाथ पड़ा है, तगड़े लैंड माफिया पे हाथ पड़ा है, तगड़े ब्यूरोक्रेट्स पे हाथ पड़ा है, तगड़े लोगों पे हाथ पड़ा है, और बहुत से ऐसे लोग, रिकवरी हुई है या नहीं हुई इसको ज़रा साइड पे रख देते हैं, लेकिन पहली दफ़ा ऐसे लोगों को अदालतों के चक्कर लगाते देखा है कि जिन लोगों के मतलब ये मशहूर था कि इनको कोई अदारा नहीं पकड़ सकता। याद होगा एक पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर ने कहा था, देखेंगे नैब हमारी तरफ किस तरह आती है, और अब वो नैब की पेशियाँ भी भुगतते हैं। या सर याद है ना आपको? एक बड़ा नाम बात कर रहे हैं, साबिक सदर का, और एक साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो नाअहल हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब इस पे अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद होने जा रही है, और अगले 2 से 3 माह बड़े अहम है। राना साहब, यहाँ पे बात ये है, अशतर औसाफ साहब जो साबिक अटर्नी जनरल हैं, उनका ये कहना है कि कानून के अंदर अगर आप सदारती ऑर्डिनेंस भी लाते हैं तब भी आपको मुशावरत करना होगी, और वो अपोजिशन लीडर से करना होगी, क्योंकि अगर कल को ये केस चला जाता है, सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया जाता है, तो फिर इससे आपकी बदनीयती साबित होती है। आप किसी शख्सियत से बातचीत नहीं कर रहे, आप ओहदे से बातचीत करने के मजाज हैं जो कानून के अंदर मौजूद है। अगर वहां पर सुबकी होती है तो फिर हुकूमत को बैकफुट पे तो जाना हो। या सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगले 3 माह जो है ना, ये पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन है, बड़े अहम तरीन है। इसको ज़हन में रखिएगा। ये जो मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं ना, कोई कह रहा है कि जनाब ये चेयरमैन नैब की तैनाती या तकर्री या तोसी, और उसके बाद दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो होना है, सेशन होना है उसमें। ये सारी चीज़ें जो आवाज़ें आ रही हैं, ये आवाज़ें ऐसे नहीं आ रही। हुकूमत इतनी जल्दी वैसे नहीं कर रही। यासर ज़हन में रखिएगा, हुकूमत इस मामले को आगे लेके जा सकती थी ना, जा सकती थी। सिर्फ एक मामला था जिसमें जल्दी की जा सकती थी, वो
चेयरमैन नैब का है और वो कह सकते थे, कोई रास्ता निकल सकता था। इंतहाबी इस्लाहात वाले मामले पे हुकूमत की बड़ी तेज़ी, इसका मतलब है कि अगले 2 से 3 माह हुकूमत भी देख रही है कोई ऐसे हालात आ रहे हैं या ऐसे हालात आ सकते हैं, या अपोजिशन की तरफ से उन्हें खदशात है कि अपोजिशन को ऐसी चाल चल सकती है कि इन मामलात को, इन तमाम चीज़ों को फौरी कर लिया जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्त जो है इनके लिए प्रॉब्लम ना बने। आप गौर करें ना, हुकूमत ने एकदम बैक पे गई और इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात पे यासर बड़े ठंडे होना शुरू हो गए हैं। अब वो जो तोपों के रुख होते थे एक दूसरे की तरफ, जो गोलाबारी होती थी बयानात की सूरत में, अब वो नहीं हो रही। अपोजिशन ने एक बड़ा क्लेम ये किया है कि इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है वो हुकूमत के गले का फंदा होगा। इसके साथ साथ MQM जो बड़ी इत्तेहादी है और BAP, इन दोनों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अपोजिशन को। कुछ नहीं होगा, आप ज़हन में रखिएगा, उस वक़्त तक हुकूमत को कुछ नहीं होगा जब तक हुकूमत के साथ मजबूत लोग मौजूद हैं। आप मेरा इशारा समझ गए हैं। तो उस वक़्त तक ना MQM ना कोई और, कोई कहीं नहीं जाएगा। और जब वो मजबूत हाथ साथ नहीं होंगे तो किसी बिल को लाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी, हालात वैसे ख़राब हो जाएंगे, फिर ना किसी बिल की ज़रूरत पेश आएगी। आप ज़रा वो क्लिप निकाल के देख लें, याद करें मैंने कितने दिन पहले कहा था कि इलेक्शन कमीशन से मामला दुरुस्त हो जाएंगे, मामला बिल्कुल नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। तो वैसा होना शुरू हो गया ना। अब तो बहुत से लोग कह रहे हैं जी मामला ठीक होना शुरू हो गया। तो इसलिए इसके लिए किसी सेशन की, इसके लिए किसी बिल के पास होने या ना पास होने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। क्या आपने दोनों जो जिस सियासी जमातों का आज तस्करा किया या सादिक साहब ने, क्या उनमें से किसी का बयान लिया? उनमें से किसी का बयान आया कि हम इस बिल के खिलाफ हैं? क्या उनमें से ये तासुर तो जाता है कि इनके बैकडोर राब्ते होंगे? देखें, राब्ते तो हो सकता है उनके भी हो, राब्ते तो दोनों तरफ हो सकते हैं, रात तो सारा कुछ, राब्ते तो सब कुछ हो सकता है। राणा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक ये तो हम सियासी तौर पे बात कर चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो मिसाल सेट की जा रही है, जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस पैर दर पे आते जा रहे हैं, अगर कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन बेंचेस पे बैठी हो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सदारती ऑर्डिनेंस लाती रहे, तो फिर इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? इनका रद्द-ए-अमल वो होगा जो आज मुस्लिम लीग नून के, ये रद्द-ए-अमल उनका होगा। ये या माजी में नहीं था, यही होगा रद्द-ए-अमल। जो अपोजिशन में होगी उसका रद्द-ए-अमल वही होगा जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातों का, और जो हुकूमत में होगी उसका यही स्टाइल होगा जो इस वक्त तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादियों का। क्या सर, इस पर तो दूसरी राय नहीं है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, आप क्या समझते हैं, जिस स्टोरी को हमने बाद में डिस्कस करना है इसके साथ ज़रा इसको कर लेते हैं। यार आप क्या समझते हैं, अपोजिशन लीडर जो हैं वो अचानक सीनों से गिर गए हैं, और उस वक्त गिरे हैं जब जॉइंट सेशन होने वाला है? मुझे एक बात बताएं। ये तो शहबाज गिल साहब ने तो इशारा FIA की पेशी की तरफ किया। दोनों चीज़ें हैं, एक FIA की पेशी है और एक जो आज मरियम ने बयान दिया उसमें भी उसी की तरफ जाता है। चलें, आपने बात का आगाज़ कर लिया, फिर बता ही दें कि क्या वजह। वजह यह है जी कि एक वो FIA में किसी सूरत नहीं जाना चाहते, किसी सूरत नहीं जाना चाहते। वहाँ पे शिकंजा बहुत ज़्यादा तंग हो चुका था पिछले दफ़ा, बहुत से बॉक्स लेके। और दूसरा, वो किसी से वादा कर चुके हैं कि मैं जो इजलास होगा, मुश्तरका इजलास होगा, मैं उसमें नहीं होगा। और तो ये ज़हन में रखिएगा। तो इसका अंदाज़ा मुस्लिम लीग नून के अंदर मुस्लिम लीग की क़यादत को भी है। नहीं तो आप सुन ले वो क्या कहा मरियम साहब। चले वो पहले मुलाहिजा कर लेते हैं कि क्या कहा गया है, फिर आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। ये इशारा किस तरफ है, ये समझ नहीं आती। यानी आप किसी रहनुमा से बात कर लें तो वो ये कहते हैं कि कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन टॉप लीडरशिप जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसा बयान ज़रूर देगी कि जिसका दिफा नीचे वाली लीडरशिप नहीं कर सकती। या सर मुझे एक बात बताएं, क्या मरियम को पता है? अगर तो बाकियों को नहीं पता। मरियम को पता है कुछ लोग हैं, तो मरियम उनको निकालती क्यों नहीं अपनी जमात से? क्या मरियम भी उनके आगे बेबस हैं, या मरियम उनसे तय कर चुकी है बीबी कि हम निकालेंगे नहीं, आप उधर खेलें हम इधर खेलते हैं? देखिए, आज के मरियम साहिबा के बयान के बाद कोई मुस्लिम लीग नून का शख्स कह सकता है कि बयानिए दो नहीं है, कोई कह सकता है कि इख्तलाफात नहीं है, कोई कह सकता है कि मुस्लिम लीग नून तकसीम नहीं है। यानी वो इतने तगड़े लोग हैं ना, या सर,
कि जिनके मतलब जानते हुए भी मरियम बीबी साहब उन्हें फारिग नहीं कर सकती, उनको अलहदा नहीं कर सकती, उनके नाम सामने नहीं ले सकती। नाम तो सबको पता है, पुराने लोग हैं ना, तो पुराने लोग हैं, तो फिर पुराने तगड़े हैं ना, पुरानों के पास ताकत भी है, पुरानों के पास एक बहुत बड़ी उनकी लॉबी भी है। तो ये है भाई जी, बात ज़हन में रखिएगा। ये अचानक शहबाज शरीफ साहब हमेशा उस वक्त बीमार होते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, जब कुछ मामला उनके बस से बाहर हो या कहीं सी जगह कोई कमिटमेंट की हो। शहबाज गिल साहब तो कहते हैं ना FI है, मैं अगली भी कह देता हूँ। मुझे बताएं, आज उन्होंने कहा 2 हफ्तों के लिए सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल, 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल आराम। क्या वो किसी अस्पताल में दाखिल हैं? क्या उनके किसी कोई टेस्ट ऐसे सामने आए हैं? हालांकि ये सारी चीज़ें 2 नंबर भी बन जाती हैं ना। तो अचानक उस वक्त में जब ये सारे मामला चल रहे हों, और मेरी आज पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम रहनुमा से बात हुई, मैंने कहा जी ये शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा भाई बात सुनो मेरी, जब असम्बली में बजट पास होना होता है तो शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं होते, उस वक्त असम्बली में नहीं आते। अब जॉइंट सेशन अगर 3 दिन बाद या 5 दिन बाद बुला लिया जाता है और उनकी कमर की दर्द उन्हें इजाज़त नहीं देती, तो अपोजिशन लीडर ही नहीं होंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा। और दूसरी तरफ आपको पता है पीपल्स पार्टी के कुछ लोग, क़यादत के कुछ लोग भी मसरूफ़ हैं किसी और जगह। तो या सर ये सारा कुछ मामला जो हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, इशारतन आपको कह रहा हूँ कि बहुत से मामला बहुत सी जगहों पे तय हो चुके हैं, और उन तय होने के बाद किसी को किसी जगह दर्द निकल आएगी, कोई बीमार हो जाएगा, किसी की ज़ुबान जो है वो अचानक बंद हो जाएगी। ये सारे मामला तो हो गए। अगर आप पूछ नहीं चाहते हैं तो फिर मैंने तो आपको दोनों इशारे दे दिए हैं। एक FI है क्योंकि फैसला है अभी उन्होंने गिरफ्तार नहीं होना भी उन्होंने गिरफ्तार, तो इसलिए FI है। जब उन्हें पता होगा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़े खुल के किसी और तरफ से आवाज़ें आनी है और मैंने जो कमिटमेंट की है वो पूरी मुझसे हो रही, तो फिर ये गिरफ्तार हो जाएंगे, या बीमार हो जाएंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे। ये 2 चीज़ें होंगी। अब वो बीमार हो गए हैं, अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए और जल्द से जल्द वो ठीक हो। लेकिन अगर वो जॉइंट सेशन में ना पहुँचे यासर, तो अपोजिशन लीडर के बगैर क्या होगा। तो मुझे एक बात तो बता दे, गिरे तो आज हैं सीढ़ियों में। ख्वाजा असफ ने कल बयान दिया था ना असम्बली में, ख्वाजा असफ ने, अपोजिशन, ख्वाजा असफ ने एक दिन पहले क्यों कह दिया कि हमारा, ये तो शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहिए था ना कि हमारा ये फैसला है। क्या उन्हें पता था कि शहबाज शरीफ साहब अगले इजलासों में शिरकत नहीं करेंगे? क्या उन्हें इल्म था कि शहबाज शरीफ साहब अगले इजलासों में नहीं आएंगे? तो मैं आज पार्टी पर उसने कल लफ्ज़ अदा किए थे, अपोजिशन की तरफ से ये फैसला है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत अपोजिशन से बात नहीं करेगी तो अपोजिशन हुकूमत से बात किस तरीके से करेगी? इंतखाबी इस्लाहात का नतीजा फिर क्या रहेगा? मुल्क में इस वक्त जो महंगाई का इशू चल चुका है उस पर अपोजिशन के जो इल्ज़ामात हैं वफाकी हुकूमत के पास, उसके मुदल्लल दलाइल क्या है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर रोमेश कुमार साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर आजिज धामरा साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर रोमेश साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त जो चेयरमैन नैब की तौसीह के मामले को लेकर सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला है, इस पर अगर आप अपोजिशन से राय नहीं लेना चाहते तो फिर पार्लियामेंट का मकसद क्या है? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो एहतसाब का जो सिस्टम है वो उसका तसलसल रहना बहुत जरूरी है, और अगर कोई भी नाम दूसरा अगर आता है तो फिर मैं समझता हूँ जो इस वक्त जो दूरियां हैं अपोजिशन के साथ, उनके साथ कंसेंसस मुश्किल होगा। और ये चेयरमैन नैब वो है जो चेयरमैन नैब पीपल्स पार्टी और PMLN की चॉइस के ऊपर दोनों ने मिल के लगाया हुआ है और उसको हमने कंटिन्यू किया है। अगर चेयरमैन नैब अगर PTI अपना लगाएगी तो फिर इनकी बात ये हो जाएगी कि भाई इन्होंने हमारे खिलाफ जो है वो इस किस्म का एक मतलब चुन के लगाया है। तो इससे अच्छा ये, इनके लिए अच्छा ये है कि ये चेयरमैन नैब जो है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि अगर ये चेयरमैन नैब आज बार बार ये कहते हैं, कल अगर और कोई चेयरमैन नैब आ गया तो फिर इनको और तकलीफ कहेगी। अगर कल नाम इत्फाकन से कल डॉक्टर शोएब सडल का नाम आता है तो ये कहेंगे कि ये हमें जो है वो टारगेट करेगा। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के लिए, PMLN के लिए, दोनों के लिए बेहतर ये है कि जो भी ये केसेस चल रहे हैं और इस वक्त तजर्बे का बंदा है
और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। इस वजह से सदारती आपने शुएब साहब का नाम ले लिया, क्या ये नाम डिस्कस हुआ है? क्या आप इस नाम पे गौर कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो ऐसे बात कर दी कि कल अगर ऐसा कोई नाम आता है तो ऐसी भी बात हो सकती है। तो इससे अच्छा ये थोड़ा अरसा अगर ये कंटिन्यू करता है, फिर भी कोई दरवाजे बंद नहीं। आपके इत्तेहादी जो हैं वो इस पे राजी हैं जो आप करने जा रहे हैं? देखें, इत्तेहादी अगर टेबल के ऊपर बैठते हैं, मैं आपको मिसाल दूं ईवीएम का। अभी ईवीएम की जब बात चल रही थी, जब सेनेट में गया, इन्होंने कहा आप ठीक है वहां पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए। पार्लियामेंट्री कमेटी का टाइम आया तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर कोई भी पीएमएलएन का बंदा अगर वहां पे जो हमारे इत्तेहादी हैं अगर उसमें से कोई बैठता है तो वो अपने आप को पीडीएम से जुदा समझे। वो वहां पे कमेटी नहीं बनी। कल जब ईवीएम के मशीन का ईवीएम के हवाले से या इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से जो बिल जब ज्वाइंट सेशन के लिए रेफर करने जा रहे थे तो स्पीचेस हुई, ख्वाजा आसिफ की भी हुई, नवीद कम्बर साहब की भी हुई, मौलाना फजल रहमान के बेटे की भी हुई कि ये आप क्या करने जा रहे हैं। हमने कहा आज भी हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप ये ज्वाइंट सेशन में अगर हम रेफर कर रहे हैं, आप रेफर करने दें। इन द मीन टाइम 15-20 दिन बीच में हैं, आप बिल्कुल उसको डिस्कस करें। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, आप बैठे। सही। मैं डॉक्टर साहब आपकी जानिब वापस आता हूं। आजिज धामरा साहब, आप क्या राय रखते हैं? सबसे बड़े स्टेक होल्डर अपोजिशन लीडर चेयरमैन नैब के मामले पे उनसे बातचीत कोई नहीं, उसके अलावा अपोजिशन से भी बात नहीं होगी नए चेयरमैन की तैनाती के हवाले से, तो अपोजिशन का फिर किरदार क्या होगा आने वाले दिनों में? ये पहली बात तो ये है कि मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये हुकूमत जो है वो अनाड़ी के हाथ में है। इस हुकूमत का कुछ पता नहीं कि काबीना में ये क्या डिस्कस करते हैं, बनी गाला में ये क्या डिस्कस करते हैं, टीवी टॉक शो में ये क्या डिस्कस करते हैं। अभी डॉक्टर साहब खुल के बात करते हैं अपनी जगह। ये पार्टी में अभी भी एक इन्होंने मंदिर के इशू पे अपनी हुकूमत के खिलाफ ये अदालत में इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, मगर बावजूद इस बात के कि ये हम किस चीज को सही माने। हमारे साथ तो बैठे हैं टॉक शो वाली पीटीआई। टॉक शो वाली पीटीआई जो है वो कदरे कुछ बात बेहतर कर जाती है, मगर क्या इनकी अपनी पार्टी के अंदर इतनी वक़्त है कि ये काबीना में इस चीज को एज इट इज वही मंजूर करा लें जो ये टॉक शो में बात करते हैं? क्या डॉक्टर साहब गारंटी लेते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की या उसकी काबीना की, जो उसकी किचन कैबिनेट, बाकी तो काबीना के वजीरों को कितनी चलती है वो सबको पता है, और पार्लियामानी पार्टी में आपकी कितनी चलती है। वो 2 दिन पहले जो काबीना पार्लियामानी पार्टी का आपका इजलास हुआ है कि आपके अपने ही मेंबरान के 20 रुकनी वफद को मनाना पड़ा चैम्बर में। तो यहाँ तो आपकी ये सूरत हाल है, तो आप अपोजिशन से क्या बात करेंगे, उसको मुतमन करेंगे? और जो इम्पोर्टेंट बिल आ रहे हैं और ईवीएम के हवाले से जो बात चल रही है, जिस इदारे ने इलेक्शन करानी है, आजिज साहब आपके अपोजिशन लीडर जो है, मुत्तहिदा अपोजिशन लीडर जो हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, वो अचानक बीमार हो गए हैं और 2 हफ्तों तक तो उन्होंने कहा जी कोई सियासी सरगर्मी नहीं करनी। तो अपोजिशन के अंदर अचानक ऐसे वक्त में जब मैदान गर्म होता है तो अपोजिशन लीडर भी अक्सर बीमार हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, तो फिर अपोजिशन क्या करेगी? देखें, अपोजिशन का फिक्र करने से पहले मैं तो कहता हूं कि हुकूमत जो है वो काबीना वाली पीटीआई, बनी गाला वाली पीटीआई, हुकूमत से पूछेंगे जो आपने कहा वो हुकूमत से पूछेंगे। ये अपोजिशन की तरफ पूछ रहे हैं, ये भी बता दें। हुकूमत से बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, वो भी पूछते हैं। देखिए, अपोजिशन की जहां तक मामलात हैं, पीपुल्स पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट अपना एक अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है। और आपने देखा कि अफगानिस्तान के इशू हो या कोई भी इशू हो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्लियर कट एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। इस बार इस मामले में भी हमारा एक क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू है। लीडर ऑफ द अपोजिशन बीमार पड़ गए हैं या वो नहीं आना चाहते हैं, वो उनका जवाब खुद दे देंगे, मगर हम जहां तक भी हो सका एक रियल अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और अपना इनपुट देंगे पाकिस्तान और उसकी कौम की बेहतरी में और पार्लियामेंट की बेहतरी में जो होगा हमारे मुस्तकबिल के लिए, हम वो डिसीजन। डॉक्टर रुमेश साहब, जिस तरह के जिक्र किया आजिज धामरा साहब ने हुकूमती पार्लिमानी कमेटी का कि आपके अरकान गायब रहे, इतलात ये है कि 70 अरकान गैर हाजिर रहे और सिर्फ केपी से जो है वो 22 अरकान का ग्रुप सामने आया है जिसे आपने मनाने की कोशिश की है, इसमें कितनी हकीकत है?
मैं नहीं समझता। मैं खुद उस अपना पार्लियामेंट्री कमेटी में मौजूद था, मीटिंग में, और सारे मेंबरान मौजूद थे। आखिर में खान साहब और परवेज खटक साहब आए हैं, बाकी उससे पहले सारे मेंबरान जो है वो पहुंच चुके थे। रही बात डिस्कशन की, मैं समझता हूं कि मेंबरों की यहाँ पे हैबिचुअल बन गए हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, चाहे PTI हो, क्योंकि जमहूरियत का निज़ाम पार्टी के अंदर सिर्फ आप एक पार्टी की बात नहीं करें, बहुत सारी पार्टियों के अंदर जमहूरियत का निज़ाम नहीं है। बाहर जमहूरियत की बात करते हैं चंद लोग हैं जो हमेशा वोकल होते हैं। मैं नून लीग में होता था तब भी उन चंद लोगों में बात करता था, आज PTI में हूं, उन चंद लोगों में बात करता हूं, जो फैक्ट्स है उसके ऊपर बात करता हूं। और आज यहाँ पे मैं फिर भी अगर आपको बताऊं कि मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मुझे पता है, और जितना लोग जो है वो वोकल PTI के अंदर बोलते हैं और खान साहब जिस पेशेंट के साथ सुनते हैं, वो मैंने और किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतना नहीं देखा है। इवन हमारे दोस्त चले हैं, हमेशा ये बता दें, आपने खुद ही और कहा भी कि हर पीपल्स पार्टी में के होता है और PTI में भी है, तो कल कितने लोग थे जो इख्तलाफन एहतजाज भी किया, जिन्होंने इख्तलाफन कोई ना कोई बात भी की, और PTI के अंदर जो इख्तलाफात की बातें हो रही हैं कि जमहूरी इख्तलाफ ले लेना, कितने लोग हैं जो जमहूरी इख्तलाफ कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में बोलने वाले हम तकरीबन कोई 10 के करीब लोग थे। मैं था, जमाली साहब था, आफ्ताब जहांगीर था, चीमा साहब थे, 10 के करीब लोग थे। और खान साहब सुनता है कि भाई आप बताएं, कि अपने व्यूज बताएं और आपके हिसाब से क्या चल रहा है, और ये अच्छी बात है। और वैसे अमूमन मैंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में ये चीज नहीं देखी है, आते हैं अपनी एजेंडा बता के और कहते हैं कि हमारी नेक्स्ट मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। खान साहब खुद कम बोला है मगर दूसरों से पूछता है। अब आपने आफ्ताब जहांगीर साहब का जिक्र किया तो उनसे मंसूब कुछ बयान है। उनका ये कहना था कि हमारे सुनने में आ रहा है कि आप कुछ नए लोगों को लाना चाह रहे हैं, अगर आप नजरियाती कारकुनों को अगले इलेक्शन में नहीं लाना चाह रहे तो हमें अभी बता दें, हम बैकफुट पे चले जाते हैं। क्या कोई ऐसी बात हुई? देखिए, पहली चीज तो ये कि इंटरनल पार्टी मीटिंग थी, और मैं एज ए सीनियर पॉलिटिशियन, मेरा ये काम नहीं है कि इंटरनल पॉलिटिकल अगर पार्टी की मीटिंग हो और उसकी बातें बाहर करो। मगर मैं समझता हूं कि जिस तरीके से खुल के, जो मेरा एक 20 साल एक्सपीरियंस है, उस 20 साल एक्सपीरियंस के अंदर मैं क्यू में भी रहा हूं, नून में भी रहा हूं, PTI में भी हूं। मैं समझता हूं कि अच्छे, जैसे मुशर्रफ के साथ जब मैं काम करता था तो मुशर्रफ का जो एक सिस्टम था, हकीकत में वो फौजी था, मगर जिस तरीके से वो सुनता था, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत खान साहब में देखा है कि इस तरीके से सुनता है। और बाकी मैंने नून लीग में मैं था, शहबाज शरीफ बहुत अच्छे तरीके से सुनता था, एग्री करता था, मगर बड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो एग्री नहीं करते थे। चौधरी निसार जो है उसका अपना एक स्टाइल होता था, ख्वाजा आसिफ का अपना, हर बंदी का अपना एक स्टाइल है, अपनी एक तबीयत है। आजा साहब जिस तरह ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, आपने खुद कहा कि रमेश साहब जो हैं वो बड़ी खुल के बात करते हैं और सच करते हैं, और ये PTI के वो लोग हैं जो टॉक शो में जो बात करते हैं वही करते हैं। लेकिन उन्होंने क्लियर कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, और हम लोग जो हैं खुल के इमरान खान हमारी बात सुनते हैं, वज़ीर आज़म साहब, और आने वाले वक्तों में भी उन्होंने जो इख्तलाफात उसको भी रद्द किया। देखिए, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, इनका अपना इंट्रा पार्टी इश्यूज हैं। वो नाराज ग्रुप को अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो पहले आ गए और बाद में खटक और प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, तो पहले बातचीत उनके चैम्बर में हुई। ये मीडिया रिपोर्टिंग की बात है, मैं इनकी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। अच्छा, तो ये इंट्रा पार्टी इश्यूज है कि इमरान खान सुनते हैं मगर करते कुछ नहीं है, सुनने के बाद वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन तमाम इश्यूज पे अभी जो ज्वाइंट सिटिंग में आप जो बिल लेके आते हैं, या नेप के चेयरमैन के हवाले से जो बातें हैं, मैं वो कहना चाहता था कि जो टॉक शो वाली PTI है, जो बातें टॉक शो में आके कर जाती हैं, उनकी गारंटी कौन देगा कि कल मनोहन PTI वही बात करेगी जो PTI टॉक शोज में बात करती है? तो किसके कहने पे हम ये सारा इश्यूज जो करें? पीपल्स पार्टी अपना खुला एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इतनी बड़ी एक चेंज ला रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सूरत में, और जिस इदारे ने ये काम करना है, अभी तक तो ये महसूस हो रहा है कि ये सारा काम शायद हुकूमत में करना है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे, जो निगरान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कल। तो जिस इदारे ने करना है उसको तो आप आग लगा रहे हैं, और उन वजीरों से आप पूछ भी नहीं रहे, कोई उनसे वजाहत नहीं ले रहे हैं कि आप
इलेक्शन करने वाले इदारे को, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करेगा इलेक्शन में, उसको तो आप आग लगा रहे हैं। और आप उनके मेंबरान को ये कह रहे हैं, आपके वफाकी वजीर उनके मेंबरान को ये कह रहे हैं कि आपको चेयरमैन के खिलाफ उठ खड़े होना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए आप उनको बगावत पर उकसा रहे हैं और कौम को कहेंगे आग लेकिन लगा वो दो। सूरत हाल तो कुछ बेहतर हो रही है। आजिज धामरा साहब, चेयरमैन पीपी का ये कहना था कि अगर कोई ऑर्डिनेंस बिलडोज करने की कोशिश की जाती है तो हम अदालतों का रुख करेंगे। अब अगर चेयरमैन नैब की तौसी के हवाले से ऑर्डिनेंस आ जाता है तो फिर कब जा रहे हैं अदालत में? देखें हुकूमत क्या करती है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है। रमेश साहब, आज हमारे ही टीवी के टॉक शो में अयाज सादक का कहना है कि अगर ये हुकूमत जो है इंतहाबी इस्लाहात का बिल लेकर आती है, अगर चेयरमैन नैब के मामले में आती है, तो MQM समेत 2-3 इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ हैं, वो इनके खिलाफ जा सकते हैं। क्या ऐसी कोई बात है? बिल्कुल नहीं। कल MQM भी हमारे साथ थी और MQM के अंदर कोई नाराजगी नहीं है और नहीं PTI के अंदर कोई टूट फूट है। देखिए, मैं और किसी पॉलिटिकल, मुझे आज शाम को फोन आया किसी टीवी चैनल से कि भाई मरियम नवाज ने ये बात की है कि अपनी पार्टी के अंदर कि हमें इससे खतरा है, ये है वो है। मैंने कहा भाई यार, उनके इंटरनल पार्टी मैटर से मैं उसके ऊपर क्यों बात करूं। इसलिए मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बता रहा हूं कि PTI के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। और इवन कल क्यू का भी मैंने जो रवैया देखा बहुत पॉजिटिव था। MQM वैसे ही पॉजिटिव है, सारा दिन इकट्ठी है। अभी शाम को मुझे मिले थे, कोई ऐसी बात नहीं है कि चेयरमैन नैब और EVM के ऊपर कल सारे, अगर वो उसके ऊपर होता तो कल ये जो रेफर करना था ज्वाइंट सेशन में बिल, तो उस टाइम पे आपको क्यू और MQM गायब मिलती, मगर कोई गायब नहीं मिली। इवन उनको सपोर्ट किया है कि भाई दुनिया के अंदर अगर ट्रंप और बाइडेन का अगर मसला, ये अगर EVM नहीं होता तो ये मसला हल नहीं होता। और दुनिया के अंदर जो है वो इस वक्त हुकूमत से खुश हैं। इत्तेहादियों में इख्तलाफात किसी भी जगह नहीं है और ना किसी नुक्ते पे हैं। तो फिर देखना यह है कि ऑपोजिशन इस पे रद्द-ए-अमल क्या रखती है। इस पे मजीद भी बात करेंगे। धामरा साहब, डॉक्टर रमेश साहब आप भी साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पे लेनी है एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर से गुफ्तगू का यहाँ से आगाज करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब कुछ कराची की सूरत हाल पे भी बात करेंगे। सिंध गवर्नेंस के हवाले से बात करते हैं। वफाकी हुकूमत के साथ ताउन किस हद तक मजबूत होगा? पिछले 2 साल बाकी हैं और इन 2 सालों के अंदर वज़ीर आज़म का ये मानना है कि अगर 2 सालों में कुछ बेहतरी ना हुई तो फिर अगले बहुत से साल इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आजिज धामरा साहब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या समझती है कि कराची के अंदर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो KCR का हो, ग्रीन लाइन का हो या कोई भी दूसरा मंसूबा, वो वफाकी हुकूमत किस हद तक उस पर अमल दरामद करवा सकती है और हो चुका? देखिए, पहली बात तो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि MQM नाराज हो जाएगी या अयाज सादिक साहब का। मुझे उनकी राय के लिए एहतराम है। MQM नाराज हो सकती है, MQM इख्तिदार नहीं छोड़ सकती। जो ट्रैक रिकॉर्ड उनका है, तो शायद वो उनकी सपोर्ट तो उनको मिल ही जाए हुकूमत को, मगर उसूलन अगर आपने बिल्डोज किया अपोजिशन की राय को, तो ये मेरे ख्याल में मामला ठीक नहीं रहेंगे। जहां तक आपने कराची के जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की बात की है, देखिए प्रोजेक्ट के हवाले से जो दावे हैं PTI के और जो बयानात हैं, वो इतने खूबसूरत और जबरदस्त हैं कि मेरा भी दिल कहता है कि मैं तालियां बजा के उनको खुशामदीद कहूं। और हमने हमेशा खुशामदीद कहा कि फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ना सिर्फ कराची में बल्कि हैदराबाद में, नवाबशाह में, कश्मीर में, थरपारकर में, हर जगह नजर आने चाहिए। अब मिसाल के तौर पर 2019 में प्राइम मिनिस्टर ने थरपारकर का दौरा किया और 1 अरब रुपए के RO प्लांट देने की बात की थी, 1 अरब रुपया खर्च करने की बात की थी, मगर कहा कि हम खुद खर्च करेंगे। हम आज भी इंतजार में हैं कि 1 अरब रुपए से 1 रुपया अभी तक खर्च नहीं होया। कराची के अंदर भी इस तरह के दावे किए गए कि हम 162 अरब रुपए खर्च करेंगे, 1 रुपया 62 पैसे खर्च नहीं हुए। इन्होंने अपने कुछ नुमाइंदान को पैसे दिए हैं, ये दावा करते हैं कि हमने लगाए हैं और कराची की तकदीर बदल दी है। ये कह रहे हैं कि हमने 35 अरब रुपए नालों की सफाई के लिए दिए हैं, मगर बारिश होती है तो यही लोग फिर तनकीद करते हैं कि जी कराची के नाले साफ नहीं है, सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसलिए कि वो पानी खड़ा हो गया।
भाई जब आपने इतने पैसे लगा दिए तो कराची को लोग गुलजार हो चुका होता। तो इनके दावे, इनके बयानात बड़े खूबसूरत होते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मगर जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक तो ये हवाई बातें हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आप मानते हैं कि जो आजिज साहब ने कहा कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए? और देखें, उन्होंने हवाला दिया बकायदा कि जब आप वज़ीर-ए-आज़म जाके ऐलान करके आए, ऐलान के बावजूद क्यों नहीं वहाँ पे पैसे लगे, क्यों नहीं वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किए गए? अच्छा, अब आ जाए इसके ऊपर। देखिए, थर का मैं खुद ऐसा हूँ, बिल्कुल थर के अंदर आए और यहाँ पे PC1 बनी है 88 करोड़ रुपए की RO प्लांट की, मगर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से NOC नहीं दी गई। इस वजह से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से NOC नहीं दी गई क्योंकि जो RO प्लांट वहां पे लगाए गए थरपारकर के अंदर, वो किसी चहेते को पैसे एडवांस दिए गए, वो आधे RO प्लांट लगे, वो भी बीच में खराब, और आधे RO प्लांट बच गए, मतलब जो लगाए नहीं उसने। उसके बाद उसके ऊपर नैब की इंक्वायरी शुरू हो गई, सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हो गई। उसके बाद वहां पे RO प्लांट लगाने की डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की तरफ से NOC नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अगर आप भी यहाँ पे लगाएंगे तो ये पहले भी नैब में केस चल रहा है, जिसकी वजह से अभी हमने फैसला, अभी लास्ट वीक जब मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जो RO प्लांट वहां पे पुराने जो लगे हैं उसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी इतना ज्यादा है, लिहाजा हम RO प्लांट की ये जो पैसे 88 करोड़ और इसको हम PWD में ट्रांसफर करके और डेवलपमेंट के ऊपर समर पंप और रोड रास्तों के ऊपर खर्च करें, जिसका परसों प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया। मैंने असद उमर को बता दिया है कि ये चीज हुई है और असद उमर ने कह दिया है PWD को, हाउसिंग मिनिस्ट्री को, उसकी NOC के बाद पैसे उधर ट्रांसफर हो रहे हैं। देखिए, बात यह है कि कोई ना कोई वजूहत होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनपुट शामिल होती है। सेम उसी तरीके से अगर कराची के अंदर देखिए, या तो मिलके जब प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच थी यहाँ पे कराची में कि चीफ मिनिस्टर आप आए, आप मैप बनाए, आप प्लानिंग लेके आए, मिलके काम करें, मगर वहां पे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से काम नहीं मिला। आज मुझे हेल्थ कार्ड वाले मिले थे, उन्होंने कहा कि हम हर जगह पे हेल्थ कार्ड करना चाह रहे हैं, मगर हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम करने को तैयार है, बात को मान लिया जाए, वफाकी हुकूमत की बात को मान लिया जाए कि हम काम करने को तैयार हैं, सिंध हुकूमत काम करने को तैयार नहीं, तो जब आप एक बड़ी सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वजीर आजम मौजूद हैं, आप KCR का इफ्तिताह कर रहे हैं, वजीर आला को आप बोलने नहीं देते? देखिए, मैं समझता हूँ कुछ कोताहियां होंगी और थोड़े हमारे नए लोग हैं। मैं समझता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जब माजी में जब ये था अपना मियां साहब की गवर्नमेंट थी, पीपुल्स पार्टी के पास जाते थे तो पीपुल्स पार्टी जो है वो उसको रेस्पेक्ट देती थी। जब मियां साहब जाता था तो चीफ मिनिस्टर आता था उसको रिसीव करने। सेम जब यूसुफ रजा गिलानी था, शहबाज शरीफ नहीं जाता था। मैं समझता हूँ कुछ कोताहियां कहीं ना कहीं पे होती है, ये नहीं होना चाहिए और चेयर की रेस्पेक्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर की करनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर की करनी चाहिए। बात है, आप कह रहे हैं चेयर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो अपोजिशन लीडर जो है वो भी तो एक चेयर है ना, उसकी आप करते नहीं? देखिए, जो भी चाहे अपोजिशन लीडर हो चाहे पार्लियामेंट, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये कह रहे हैं कि जनाब शुरू करें तो फिर ऐसे ही होगा, पैदा करती है, काम नहीं करने देती। आप अपने आप को चेंज करो, ऑटोमेटिक माहौल चेंज हो जाएगा। मगर अगर आप हमेशा ही आएंगे, सिलेक्टेड का अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, नायल का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर साहब धामरा साहब का मौक़िफ़ भी सुन लेते हैं, फिर आते हैं। धामरा साहब, देखें जी, पहली बात तो एक नए ऐलान का फिर मैं खैर मकदम करता हूं कि वो जो थर का मैंने पॉइंट आउट किया, तो ये बात तो ठीक है ना कि 2 साल के अंदर वहां पर 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अब जो टेक्निकल वजूहात बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि वो पैसे PWD में जाएंगे और उसके बाद किसी दूसरी मद में वो खर्च होने हैं, अब वो तैयारियां होंगी। इट मीन्स के अब तक प्राइम मिनिस्टर के ऐलान का कोई इन्होंने मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और ये भी डॉक्टर साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि 2 साल पहले जो आपने कमिटमेंट की थी वो इस बुनियाद पर नहीं हो रही है। ये तो कौम के सामने मैं अगेन डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने प्राइम मिनिस्टर को बता तो दिया उन्होंने। दूसरी बात यह है कि जब आप कहते हैं कि NOC ना मिलने की वजह से ये हुआ, तो सिंध में जो आप प्रोजेक्ट, कराची के अंदर जो आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो भी सिंध का हिस्सा है। वहां पर तो सूबाई हुकूमत ने कहीं आपके ऊपर कंडीशन नहीं लगाई और फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर को दावत दी गई प्राइम मिनिस्टर के किसी प्रोग्राम में। चीफ मिनिस्टर साहब गए, इससे पहले हमें दावतें
नहीं दी जाती। मैं आज आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से डॉक्टर साहब से एक और उम्मीद रखता हूं कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एनर्जी के हवाले से, क्राइसिस को खत्म करने के हवाले से सस्ते प्रोजेक्ट जो विंड और सोलर के हैं वो परमिशन लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट का कि अगर उन्होंने सूबे को ये एनओसी जारी कर जहां पे सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत का किरदार चाहिए और वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत का ताउन चाहिए, तो दोनों स्टेक होल्डर्स अपनी अना को एक तरफ रखकर बेहतरी के फैसले कर लें तो तभी किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। अगेन कह रहा हूं कि हमने कभी भी रोड़े नहीं अटकाए, बल्कि ये जो है विंड और सोलर सिंध में हो सकता है ना प्रोजेक्ट, और ये उम्मीद करते हैं कि ये रोड़े ना भी अटकाए जाएं और मुस्तकबिल में बेहतरी के ही फैसले किए जाएं। बहुत शुक्रिया सेनेटर आजिज धामरा साहब और डॉक्टर रमेश कुमार साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्तिहाद करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सऊदी अरब की अराइवल पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद हजरात जो हैं वो सऊदी अरब जाने के लिए एक नए रास्ते से पहुंचे जो उन्होंने एजेंट्स ने दिखाया। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी पहुंच गए। 22,000 के करीब थे जो पाकिस्तानी पहुंचे। अभी तक 14,000 वहीं पर मौजूद हैं। उनकी हालत क्या है, क्या वजूहात हैं, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, 22,000 में से 1,000 से ऊपर जो अफराद हैं वो तो सऊदी अरब रवाना हो गए, 14,000 का क्या बना? 14,000 इस वक्त जो है यासर बेचारे जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। वो इस वक्त खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं। वहाँ पर उनके साथ इंसानों क्या जानवरों से बदतर सलूक हो रहा है। यासर हुआ ये कि चूँकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उस लिस्ट में रखा हुआ है कि जिस पे अभी डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं जा सकती, डायरेक्ट वो नहीं जा सकते। उन्होंने वाज़ेह कहा कि 14 दिन का टाइम करें किसी भी मुल्क में। तो पाकिस्तानी झंडों ने खूब कमाल किया। उन्होंने क्या किया, ताशकंद हो गया, दीगर ममालिक के साथ साथ उन्होंने कीनिया, चूँकि आपको तो ऑन अराइवल कीनिया में वीज़ा था पाकिस्तान का, अब तो बंद कर दिया। अब तो बंद कर दिया उन्होंने ऑन अराइवल वीज़ा। उन्होंने एक रेट निकाल दिया कि 2,80,000 दें और 14 दिन होटल में आपका क़याम वहाँ पे करना, उसके बाद आपका टेस्ट करवाना, टेस्ट करवाने के बाद वहाँ से आपको आगे ले जाएंगे। अब पाकिस्तान से 22,000, मैं आपको बताऊँ सितंबर से जून से लेकर सितंबर तक 22,000 के करीब लोग जो हैं वो चले गए मुख्तलिफ एयरलाइंस के ज़रिए। अब जंटों ने उनसे पैसे भी ले लिए, वहाँ भेज दिया। अब तक वहाँ पर जून से लेकर सितंबर तक सिर्फ 8,686 ये लोग सऊदी अरब जा सके। बाकी बेचारे पाकिस्तानी जिनके पास कामा है, जो सऊदी अरब में मजदूरी करते हैं, वो इस तरह वहीं पे मौजूद है। अब हुआ क्या कि एजेंटों ने ऐसा ड्रामा किया कि एजेंटों ने बाकायदा उनको जो होटलों के वोचर दिए, वो होटलों में गए, होटल थे ही नहीं, होटल ही नहीं थे। यानी बुकिंग तो अलग बात, होटल ही नहीं थे। बुकिंग होटलों के नाम थे, होटलों में बुकिंग नहीं थी। जहां बुकिंग थी वहां पता चला कि 3 दिन की बुकिंग है जी, बाकी तो आपकी बुकिंग ही नहीं है। अब होता यह है कि वहां पे उनको बेचारों को एक तो वीजा मिला 15 दिन का, 1 माह का, इससे ज्यादा वीजा ऑन अराइवल नहीं होता ना। जब वीजा वहां पे मिला, अब उनको उस दौरान में कट-9 करना था, वहीं पे खाना मिलना था, वहीं पे पानी मिलने थे, वहीं पे उनकी रहाइश थी। अब वहां पे बेचारे वो गए, पता लगा 5 दिन बाद होटलों से बाहर निकाल दिया गया, कई जगह पे होटल ही मौजूद नहीं है। अब जब तक 14 दिन आप नहीं होटल में रहेंगे, आपको वहां से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कट-9 का, तो उस वक्त तक तो आप सऊदी अरब जा ही नहीं सकते। अब वहां हालात ये हो गए कि सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में पाकिस्तानी, आपको ये फुटेज नजर आ रही है, होटलों के बाहर बेचारे बिल्कुल, बहुत से लोग तो हैं जो ओपन बिल्कुल लेटे हुए हैं, जमीन पे लेटे हुए हैं। अच्छा, कुछ बेचारे जो हैं इसमें कितनी सदाकत है कि कीनिया की जो हुकूमत है उन्होंने इन पाकिस्तानियों को डीपोर्ट करने का फैसला कर लिया? जी बिल्कुल कर लिया। वजारतें उनकी जो खारजा है उन्होंने बाकायदा इस हवाले से, ये उनकी अपनी खबर है, उनके न्यूज़ चैनल्स पे ये खबर चली है, हमारे पास वो खबर मौजूद है। उन्होंने कहा जी आप वो चेक करना शुरू कर रहे हैं जिनके वीज़े जो हैं एक्सपायर हो गए हैं, जो होटलों में नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे मुल्क में कहीं ये ना हो जाए कि यहाँ पे भी कोरोना फैल जाए, ये ओपन जब फिरेंगे आप तो कुछ ना कोई ऐसा मसला ना हो जाए, किसी उनके शख्स से इनके शख्स में कोरोना जो है वहाँ से फैलता ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब उन्होंने चेकिंग शुरू, आज से चेकिंग शुरू हो गई है वहाँ पर। जिनके वीज़े ख़त्म हो चुके होंगे वो उन्हें पकड़ेंगे, रिपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे बताएं वो ट्रैवल एजेंट माफिया जिन्होंने इनको भेजा, जिन्होंने पैसे लिए, वो कहाँ गए? और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद सऊदी अरब की तरफ से भी ये बंद हो गया कि अब वहाँ से एंट्री नहीं दी जा रही, अभी ये सुनने में आ रहा है। लेकिन सबसे खौफनाक चीज़ ये है कि ये 14,000 के करीब लोग ये बेचारे कहाँ जाएं?
ना वहां पे सफारत खाना पूछ रहा है। अब हमने भी कोशिश की है, आपने भी राब्ता करने की कोशिश की है, हमारे जो सफीर है कोशिश तो बहुत की हमने, बेहतर होता कि उनसे राबिता हो जाता, लेकिन उनके मोबाइल नंबर्स बन जा रहे हैं। बिल्कुल बन जा रहे हैं। अब ये बेचारे जो हैं, जब हमेशा खान साहब बात करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरब में जाके पैसे कमा के पाकिस्तान भेजते हैं, अब उनके घर वाले यहाँ पे बेचारे जलील हो रहे हैं, बेचारे दुआएं कर रहे हैं। जलील होने वाली सही उधार उठा के लेके गए हैं वो बेचारे, वो इस आस में है कि हमारे बच्चे वहां पहुंचेंगे, कमाई करेंगे, हमें भेजेंगे, हमारे घर का चूल्हा जलेगा। वो वहां पे सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई सफारत खाना उनको पूछने वाला नहीं है। एयरलाइंस वाले जो है वो गायब हो गए वहां से, एजेंट माफिया फोन सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हो रहा है। 14,000 से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त कीनिया के नैरोबी शहर में वहां पे बेयारो मददगार हैं और उनको डिपोर्ट करने की। और मैं एक और बता दूं, पाकिस्तानियों का वहां पे ऑन अराइवल वीजा भी बंद हो गया जी। तो इस पर कीनिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने का भी मौक़िफ़ आना ज़रूरी है और इसके साथ साथ दफ्तर ख़ारजा को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।